तो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ये पीवाईक्यू की सीरीज़ है जिसमें मैं आपको प्रीवियस 10 साल के सवाल करवा रहा हूँ, 2013 से लेकर 2023 तक। आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, और क्लास 12 का पूरा मैं कंप्लीट कर चुका हूं। जो बच्चे देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा मिलेगा या इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन मिलेगी, वहां क्लिक करके आप वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले एक अपील कि अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपकी आसान लगे, इंटरेस्टिंग लगे और नीट में 150 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकें, तो आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं हम लोग। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 2013 से 23 तक का 10 साल के पीवाईक्यू लगाएंगे। चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बेटा आपके लिए कि आपके लिए क्लास 11th और 12th का पूरा मटेरियल यानी पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है और उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है चैप्टर की हेडिंग और टॉपिक वाइज। क्योंकि इस समय जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, तो वो आप झट से कैसे देखें वो टॉपिक। सपोज करिए आपको कूलॉम्स लॉ में कंफ्यूजन है, तो इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी की मदद लीजिए। पहले चैप्टर में आए, ये कूलॉम्स लॉ लिखा है, ये आपने प्ले बटन को क्लिक कर दिया और ये वीडियो आप देख सकते हैं जो कि क्रिस्प एंड क्लियर है। इसी तरीके से क्लास 12 फिजिक्स में कोई भी टॉपिक, ये देखिए पूरा फिजिक्स यहां पड़ा हुआ है और 11th फिजिक्स बाजू में दिया है। यानी पूरी फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो 5 सेकंड के अंदर वो वीडियो ओपन करके आप देख पाएंगे, समय पूरा बचेगा आपका। और साथ में यहां देखिए पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, जो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आप करना चाहते हैं तो क्लिक करके वो भी आप देख लीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो जाए। तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी आपका समय बचाएगी और आपके लिए मैंने मटेरियल पढ़ाने का बनाने के साथ साथ इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है जैसे आपका समय बचे। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे बेटा, तो उसके लिए देखिए अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को ओपन कर लीजिए। इसके होम पेज पर आपको ये लिंक लगा मिलेगा, इस लिंक को क्लिक करें। ऐसे 3 लिंक मिलेंगे, पहले वाले को क्लिक करते ही आप इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चों का रहता है कि सर मैं जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाए, तो उनके लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल है, वो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और आपकी मदद के लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें। इसके स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां आपको कुछ ऐसे मटेरियल मिलेगा जो नीट की जर्नी को आपको आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। जैसे पीवाईक्यूज ही मिल जाएंगे 36 साल के पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उनको लेकर पीवाईक्यू तरह तरह के लगा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है यानी सवाल लगाना करता हूं मैं शुरू, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, करता हूं शुरू। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल, जो कि कॉन्सेप्चुअल सवाल था और बहुत ही ज्यादा सरल सवाल था। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का गलत हुआ होगा जो थोड़ा भी सीरियस रहा होगा। तो यहां लिखा है द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन। अब आप जानते हैं कि जो वेंचुरी मीटर हो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहां लिया है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सेस, ये कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस कोई सेंस नहीं है, हाइजेंस प्रिंसिपल कोई सेंस नहीं है, और बर्नौलीज थ्योरम इसका करेक्ट जवाब है। तो इसको जो भी थोड़ा भी सीरियस रहा होगा बच्चा, वो जरूर इसको करेक्ट कर लिया होगा। तो ये बहुत ही आसान है, वेंचुरी मीटर बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है, नोट कर लें इसे आप। तो 2023 का सवाल बच्चों करते हैं, ये रहा 2023 का क्वेश्चन। लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये देखिए सोप बबल इस तरीके से हो जाएगा और इसकी रेडियस भी दे रखी है, जो कि रेडियस है 2 सेंटीमीटर के हिसाब से। फ्रॉम ए सोप सोल्यूशन इज नियरली, एनर्जी कितनी है ये हमको निकालना है यहाँ पर। तो सरफेस टेंशन सोप सोल्यूशन का हमको दे रखा है। आप जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है, एस या टी जिससे भी आप लिखते हो, वो सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया, इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं। इसको लिखना चाहें तो U अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो हमें सरफेस एनर्जी अगर निकालना है तो मैं A इंटू एस कर दूंगा, S का मतलब सरफेस टेंशन, या इसको T लिखना चाहें तो T भी लिख सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं। एरिया की बात करी गई तो सरफेस टेंशन पहले कर लेते हैं, S लिखा है तो आराम से ही हो जाएगा, S इंटू ए। एस हो गया 0.03
अब एरिया की बात आई तो यहां ध्यान रखिएगा, सोप बबल में दो, एक इनर एक आउटर, दो एरिया, दो सरफेसेस होती हैं। तो 10 सरफेस होने की वजह से डबल द एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका। तो ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं 4 पाई की जगह 3.14 और आर का स्क्वायर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 का ये रहा बेटा स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3.014 इंटू 10 की पावर -4 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये है ऑप्शन नंबर आपका ए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए और ये वैल्यू आपके सामने दिखाई पड़ रही है, नोट डाउन कर लें इसे। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन, ये रहा 2022 का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ए हाईली विस्कस लिक्विड। कोई बहुत ही लंबा या बड़ा सा विस्कस लिक्विड है, कॉलम है, और यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन भरा हुआ है। एक बॉल आप डाल देते हैं इसके अंदर, ऐसे आपने ड्रॉप की है बॉल, तो बॉल शुरू में गिरना स्टार्ट होती है यहाँ से। जब ये शुरू में गिरती है ना, तो इसका एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है शुरू में जब गिरेगी, ड्यू टू वेट, mg नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इस समय क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी, इस पे इसका वेट नीचे काम कर रहा है और इस पे विस्कस ड्रैग ऊपर लगता चला जाएगा। बायोगन फोर्स भी लगेगा, लेकिन बायोगन फोर्स तो जैसे यहाँ पर VDG के बराबर होता, तो जैसे ही अंदर आ जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस समय ये विस्कस ड्रैग F जो लिखते हो, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो स्टोक्स लॉ से लिखते हो, इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। वी इसकी स्पीड है नीचे गिरने की। इससे ये विस्कस ड्रैग बढ़ता, जैसे जैसे v बढ़ेगी वैसे वैसे f बढ़ता है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये इसकी एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है, उसके बाद इसकी स्पीड नहीं बढ़ती। यानी नीचे लगने वाले फोर्स जो कि इसका mg है और ऊपर लगने वाला फोर्स जो कि बायोगन फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। उस समय ये v कांस्टेंट हो जाती है उसकी। तो हमें ग्राफ में क्या देखना है कि अगर VT के अंदर ग्राफ बना हुआ है, ये देखिए VT में, तो शुरू में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और धीरे धीरे कम होके यहां पर V कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन का 0 हो जाना। तो ये ग्राफ किस तरह आ सकता है, देखिए मैं करके बता दूं। VT लिखा आपने, V बहुत ज्यादा, धीरे धीरे कम होगा, ये फ्लैट हो जाएगा। V बहुत ज्यादा है शुरू, ये VT यानी जो स्लोप होगा, वो स्लोप ज्यादा होने का मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होना, और थोड़े समय बाद यहां एक्सेलरेशन फ्लैटन है, तो इस समय एक्सेलरेशन 0 है और यहां एक्सेलरेशन काफी ज्यादा स्लोप है। तो एक्सेलरेशन ज्यादा रहा, फिर धीरे धीरे कम हुआ और 0 हो गया। तो ये देखिए ग्राफ जो B वाला ग्राफ है, ये इस सिचुएशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी किसी विस्कस लिक्विड में कोई बॉल ड्रॉप की जाएगी, शुरू में एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे विस्कस ड्रैग बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है। इस वजह से एक समय ऐसा आएगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेती है, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो उसके बाद वो उसका फिर स्पीड नहीं बढ़ता, कांस्टेंट स्पीड से गिरती है वो। तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल, ये है 2022 का क्वेश्चन बेटा। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए सोप बबल एक्सपैंड्स, जो सोप बबल है वो बढ़ गया, ऐसे पहले कुछ रेडियस रही होगी, अब वो और ज्यादा r डैश बढ़ गई है। द प्रेशर इनसाइड द बबल, ये प्रेशर जो इनसाइड द बबल है वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए जो बबल होता है उसके अंदर प्रेशर इनसाइड और यहाँ प्रेशर आउटसाइड लिख दीजिए। इसमें जो डिफरेंस होता है PI इज इक्वल टू 4TI अपॉन R प्लस प्रेशर आउटसाइड, ये रिलेशन होता है। बबल के अंदर आउटसाइड से प्रेशर 4T अपॉन R, T सरफेस टेंशन है, इसके बराबर होता है। तो जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ा देंगे, रेडियस बढ़ाएंगे, बढ़ाया है, ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्रेशर इनसाइड द
बबल विल डिक्रीज, ये कम हो जाएगा। भाई ये वैल्यू कम हो गई तो ये जुड़ रही है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम तो ये कम। तो जैसे रेडियस बढ़ाएंगे इनसाइड द बबल प्रेशर विल डिक्रीज, तो यहां आंसर होगा आपका डिक्रीज। ये आप इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लें, जैसे पूरी क्लैरिटी आपको रहे, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। ये रहा 2021 का क्वेश्चन। लिखा है द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d when dropped in a container filled with the glycerine becomes constant after some time. If the density of the glycerine is d/2, then the viscous force acting on the ball. देखिए यहां पर ऐसे कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है यहां पर, और इसमें ग्लिसरीन भरी थी, आपने एक बॉल को यहां पे ड्रॉप कर दिया है। इसका मास m है और इसकी डेंसिटी d है। जो ग्लिसरीन भर रखी है उसकी डेंसिटी यहां पर d/2 है। थोड़ी एक समय ऐसा आता है कि जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो वेलोसिटी जिस समय कांस्टेंट होगी उसका मतलब है कि कोई भी नेट तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि कोई भी नेट फोर्स इस समय नहीं लग रहा है, वो शून्य है। तो नेट फोर्स में देखिए एक फोर्स इसका लग रहा है mg नीचे, और ऊपर लगने वाले दो फोर्स हैं, एक बायगंट फोर्स है और एक विस्कस ड्रैग है, विस्कस फोर्स है। तो आप वेट को बैलेंस करने वाला कौन है यहां? बायगंट फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। और हमारे ख्याल से यही पूछा है कि विस्कस फोर्स कितना लगेगा, ये आप बता दीजिए। तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, यानी विस्कस फोर्स कितना हो गया, वेट का मतलब होता है mg, और बायगंट फोर्स कितना हो गया, जो vdg, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो ये रहा v, वॉल्यूम है ये v, ध्यान रखना, और डेंसिटी ग्लिसरीन की थी d/2 और इंटू g। इसको भी डेंसिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि d = मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास हो गया v इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी आपकी दे रखी इसकी d है, तो इसको लिखोगे vdg माइनस हाफ vdg। तो ये आधा बचा, आधा vdg। अब हमें ये मालूम था कि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो तो यहां दिया नहीं, मास दिया हुआ है, तो हम इसी से इसको चेंज कर देते हैं यहां पे अगेन। तो v को आप लिख सकते हो m/d, और m/d यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये देखिए वॉल्यूम की जगह m/d इंटू d इंटू g, तो ये dd कट गया, हाफ mg, यहां पर हाफ mg आंसर आ गया है आपका। और ये हाफ mg/2 यानी B इज द करेक्ट ऑप्शन। B यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो गया, नोट कर लीजिए। इस तरह से ये सवाल होगा, ध्यानपूर्वक करिए, इसको नोट करें। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये रहा 2020 का क्वेश्चन। अब यहां पे लिखा है कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस इन इट टू ए हाइट h। एक यहां पर कैपिलरी ट्यूब आपने डाली है पानी के अंदर, और वाटर यहां पर राइज कर गया है। ये बेसिकली इसका मेनिस्कस जो होगा वो इस तरीके से होता है। ये वाटर यहां पर राइज कर गया है, और ये इसकी हाइट क्या है जो राइज किया है, यहां से यहां तक की आप हाइट ले लें तो दिस इज हाइट h, और ये r दे रखा है इसका रेडियस कैपिलरी का। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ऑफ 5 ग्राम। ये जो मास जितना राइज किया है उसका मास m है 5 ग्राम। Another capillary tube of radius 2r, यहां पे दूसरी जो कैपिलरी ट्यूब एक डाली है जिसका रेडियस पहले से फर्क है, इस समय 2r है, वहां पर पूछ रहा है कि must in water the mass of the water that will rise in the tube। इसके अंदर भी राइज होगा पानी, कितना मास, मान लो m डैश राइज होता है, तो m डैश की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि कैपिलरी में जो हाइट ऑफ कॉलम होता है उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ कॉलम, जो रेज होता है।
उसको आप लिखते हैं H इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ये 2t cos थीटा अपॉन r रो g। उम्मीद है ये आपको याद होगा, ये मेनिस्कस ऐसे बनाते थे, ये कांटेक्ट एंगल हुआ करता था थीटा, और ये आप यहां से मान लीजिए रेडियस r होती थी कैपिलरी की। T सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, थीटा भी आपको दिखा दिया। इतना हाइट कितना रेस करेगा इस फॉर्मूले से आप निकालते थे। अब यहां पे देखिए जो मास यहां पर लिक्विड चढ़ा है उसको आप क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ही लिख देते हैं पहले तो। अब देखिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इस पाइप, इस सिलेंड्रिकल उसमें चढ़ा है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और डेंसिटी को हमने लिख दिया रो, लिक्विड की डेंसिटी। अब इसको मैं इधर ले आता हूं समझाने के लिए। H इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रहने दिया, और H जो हाइट थी, जो पानी चढ़ा है, वो ये वैल्यू रख देता हूं 2t cos थीटा अपॉन r रो g इंटू रो। ये जो था वही वहां पर रख दिया है। अब देखिए इस r से ये r स्क्वायर कट गया, इस रो से ये रो कट गया, यहां वैल्यू क्या आ गई r 2t पाई cos थीटा अपॉन g। फॉर द गिवन सिस्टम सब कुछ कांस्टेंट है r के अलावा, r का 2r कर रहे हो, तो यहां ये मास था बेसिकली, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू r आ गया। देख पाए आप सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, और ये पाई है दूसरा वाला, इसको कुछ और मत समझ लेना, एरिया लगने लगा है। पाई कांस्टेंट होता ही होता है, कॉस थीटा जो एंगल था वो यहां भी बना रहा होगा, कॉन्टेक्ट एंगल, सेम मटेरियल है, दोनों मटेरियल, जी सेम होता है दोनों के लिए। तो यहां पर ये m इज प्रोपोर्शनल टू r, तो यहां m डैश अपॉन m अगर निकालोगे तो r डैश अपॉन r लिख लोगे, और r डैश की वैल्यू क्या है ये देख लीजिए, 2 है, 2 डबल है, तो 2r अपॉन r, तो ये वैल्यू हो गई 2 अपॉन 1। तो m डैश कितना हो गया 2m के बराबर, और m कितना था 5 ग्राम, तो ये हो गया 10 ग्राम। ये देखिए आपका आंसर आ गया है, और ये आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से ये आपको बेनिफिट देगा, इसको ठंडे दिमाग से सही तरीके से नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल, ये रहा 2019 का क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुली फिल्ड ओपन टैंक। ये कोई ओपन टैंक यही बना देते हैं, कोई एक ओपन टैंक है जो कि फुली फिल्ड है, और इसके बॉटम पे कोई आप छेद कर दिए जस्ट बॉटम के पास में, और इसका जो हाइट है वो 2 मीटर है। टेकिंग जी 10, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड नियरली, यहां से जो पानी निकलेगा, ये भरा हुआ है पूरा जो भी लिक्विड है, तो यहां लग जाती है टॉर्सलिस थ्योरम। आप इस केसेस में आप जैसे जानते हैं, तो आप लिख दीजिए टॉर्सलिस थ्योरम। वो क्या बोलती है कि यहां से जो पानी निकलेगा या लिक्विड निकलेगा उसका स्पीड होगा 2gh के बराबर। अब इसी को हम यहां ले लेते हैं, v लिख देते हैं अंडर रूट 2g10, और h भी 10, h था 2 मीटर। ये वैल्यू यहां पे हमने लिख दी, ये वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 यानी कि 40, आ जाएगा 6.32 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड निकलने की। पूछा क्या है हमसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या रहा, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ये हमको यहां पे निकालना है, यानी Q इज इक्वल टू A इंटू V। तो A कितना है यहां पर, V तो हम पता कर चुके हैं, एरिया दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर,
तो 2 इंटू 10 की पावर -6 और v कितना है 6.32। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 12.6 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया और ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से सवाल आप कर पाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। ये रहा 2019 का क्वेश्चन। बोल रहा है 2 स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। ρ1 ρ2 का रिलेशन भी दे रखा है। एंड हैव रेडियाई ऑफ 1 मिलीमीटर, R1 अलग है और R2 अलग है। दे आर मेड ऑफ टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस मीडियम हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू ईटा। ये देखिए ऐसे समझ लीजिए कि ये किसी कंटेनर में ये लिक्विड होगा यहाँ पर, और दोनों बॉल यहाँ पर अलग अलग बॉलें हैं, ये यहाँ पर ड्रॉप कराई जा रही हैं और इसकी जो विस्कोसिटी है वो ईटा है, इतना हमें दिया है। एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 ρ2, और इसकी जो डेंसिटी है वो 0.1 ρ2 है। द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज, इनकी टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो पता करना है तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा होता है। रो होता है जो ये जिसकी डेंसिटी है उसके रो की बात करते हैं, और इसकी हम सिग्मा बोलते हैं जिस लिक्विड में घुस रहा है, ये डूब रहा है, और ईटा विस्कोसिटी का कोफिशिएंट हो गया। तो यहां पर v1 अपॉन v2 अगर किया जाए, देखिए v1 अपॉन v2, तो ये 2/9 तो वही रहेगा। रेडियस जो लिखी हुई है मिलीमीटर में ही ऊपर नीचे रहने देंगे क्योंकि कट जाएगी यहां पर। तो ये 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये ρ1 था, तो ρ1 का मतलब है 8 ρ2, तो मैं 8 ρ2 डाल रहा हूं। सिग्मा क्या है 0.1 ρ2। जी कट जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, एंड नीटा भी कट जाएगा, ये भी 2/9 भी कट जाता, लेकिन लिख दिया है तो लिख दिया है। 2/9 डाला, इसकी रेडियस थी 2 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखी है। फिर इसकी जो डेंसिटी ρ2 थी और इस वाले पानी जो भी लिक्विड था उसकी डेंसिटी तो उतनी ही बनी हुई है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2/9 जाएगा कट, 1/4 हो जाएगा ये, तो 1/4, और यहाँ पे 8 में से 0.1 गए तो 7.9 ρ2, और यहाँ रो में से 0.1 घटाओगे तो 0.9 ρ2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 79/36। यही आपका आंसर आ गया। तो आंसर इसका क्या हुआ 79/36। इसके हिसाब से आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी था जिससे आप बहुत तेजी से निकाल सके, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ए सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सोल्यूशन। एक डिटर्जेंट सोल्यूशन से एक बबल बना दिया है। हैविंग ए सरफेस टेंशन भी दे रखा उसका। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट ए पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन ए कंटेनर। देखिए कहानी क्या है कि ये जो वाटर कंटेनर है इससे Z0 डेप्थ में इस पॉइंट पर जो बबल होगा उसका अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर बराबर हो गया है। प्रेशर इनसाइड और प्रेशर आउटसाइड। प्रेशर आउटसाइड की बात करें तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी PZ0 की वैल्यू, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और H रो जी HDG, तो H का मतलब हो गया Z0 और डेंसिटी और G, ये प्रेशर इसके अंदर हो गया। मतलब इस बबल के बाहर लिक्विड में प्रेशर जो है, उम्मीद है ये मैंने बनाया बबल, तो ये जो बाहर का प्रेशर था, ये बाहर का जो प्रेशर है वो अंदर, ये बाहर का प्रेशर इतना हो गया है।
अब लिखा है बिलो द टेकिंग जी इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना, वैल्यू ऑफ जेड नॉट हमको बताना है। पी जेड नॉट निकाल चुके हैं, और यहाँ पी इनसाइड अगर हम लिखेंगे तो वो वैल्यू कितना लिखते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पी नॉट बाहर, बबल में अंदर रहता है। तो पी आई की हम बात करें तो पी आई को लिखा जा सकता है पी इनसाइड द बबल पी नॉट प्लस 4t अपॉन आर। ये इनसाइड प्रेशर होता है। अब ये जो प्रेशर होता है इस लेवल पर, ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर हो गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात पकड़ने में आ रही होगी। प्रेशर इनसाइड क्या होगा, पी नॉट प्लस 4t अपॉन आर, और इस जगह पर इसके प्रेशर इसके बराबर हो गया है। तो मैं लिखता हूं एट एज पर क्वेश्चन हमारा पी जेड नॉट की जो वैल्यू है वो पी आई के बराबर है एट जेड नॉट। उस समय पी नॉट प्लस 4t अपॉन आर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी जेड नॉट। देखिए पी नॉट हो गया कैंसिल, और जेड नॉट की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 4t अपॉन रो जी आ जाएगा। रो जी आर रो जी लिख दो। 4 लिखो, टेंशन सरफेस टेंशन यहां दे रखा था 2.5 इंटू 10 की पावर -2 होल अपॉन रेडियस, वो कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर -3। रो की बात करने तो रो तो आप जान ही रहे हैं कि वाटर है, क्या है ये 10 की पावर 3 होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 10 की पावर 3, और जी की वैल्यू 10 हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाता है। इस तरह से सवाल हो जाएगा, आराम से इसको नोट कर लें आप बेटा। तो बच्चों करते हैं 2018 का सवाल, 2018 का ही देखिए, और इसमें बोला है ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड। ये विस्कस लिक्विड में ये आप गिरा रहे हैं, रेस्ट से गिर रहा है इसके अंदर। एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड, जब नीचे जलेगा विस्कस फोर्स लगेगा, उससे हीट पैदा होगी ड्यू टू विस्कस फोर्स। The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to। जब यहां पर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगेगा, उस समय इसमें कितनी हीट पैदा होगी ये आपको बताना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि विस्कस ड्रैग यहां कितना लगेगा। विस्कस ड्रैग जिसे आप F से कहते हैं वो है 6 पाई ईटा आर वी, और V यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक, रेट क्या है प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट जो कि बराबर है पावर के। पावर क्या होती है, F इंटू वी, यानी फोर्स इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। F हमको पता है, V लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए आपको दिखाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का जो V रहता है जिसे आप लिखते हैं, उसे लिखते हैं V इज इक्वल टू 2R/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू G अपॉन ईटा। यहां पर फोर्स और ये V दोनों की वैल्यू रख देंगे, यानी पावर फोर्स हो गया 6 पाई ईटा आर वी, और टर्मिनल वेलोसिटी हो गई यहां F इंटू वी है 2/9 R स्क्वायर R माइनस सिग्मा इंटू G अपॉन ईटा। तो बच्चों यहां पर एक बात देख लीजिए कि V यहां भी है, V यहां भी, तो V स्क्वायर करके वैल्यू रख देंगे तो ज्यादा आसान होगा यहां पर वैल्यू को डालना। तो ये देखिए यहां पे जो फोर्स की वैल्यू थी V इंटू V,
यानी ये वैल्यू बन गई 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो ये 6 रहा, पाई रहा, ईटा रहा, आर रहा, वी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4/81 आर की पावर 4 सिग्मा रो माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन ईटा का स्क्वायर। यहां पर देखिए जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गई, R4, ये R1 पावर और R5 के, बाकी सारी वैल्यूज यहां पर कांस्टेंट है। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 5। तो ये आंसर रहा और ये आंसर हो गया सी वाला। इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ए यू ट्यूब विद बोथ एंड्स, ये यू ट्यूब है, बोथ एंड्स टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शली फिल्ड विद द वाटर। पहले ये पानी भरा हुआ था जैसे फोटोग्राफ में दिख रहा है। ऑयल विच इज इमिसिबल विथ वाटर, ऑयल है जो कि वाटर से मिक्स नहीं होगा, वो एक साइड से हम ऑयल को डाल रहे हैं। इज पोर्ड इनटू वन साइड अंटिल इट स्टैंड्स एट डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर। इसको हमने यहां पर डाला और इनिशियल वाटर लेवल देखिए यहां था, इसको डाला तो ये खसक गया 65 सेंटीमीटर वाटर, और 10 सेंटीमीटर ऊपर ये आपको दिख रहा है, इसकी हाइट से ज्यादा वाटर ऑयल की हाइट है। above the water level on the other side, meanwhile the water rises by 65 centimeter from the original level, see the diagram, the density of the oil। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि जो पानी है यहां से लेकर, ये पहले भरा था लेवल में, जब डाला तो ये खिसक गया, पानी यहां तक चला आया, और ये 10 सेंटीमीटर ऊपर तक तेल भरा हुआ है, वो ऑयल है। बाकी सिचुएशन आपको दिख रही है। आप जानते हैं कि लिक्विड में कहीं भी प्रेशर सेम होता है तो हम प्रेशर एट सी निकालते हैं पहले। तो प्रेशर एट सी क्या रहा, जिसे हम पीसी लिखेंगे, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। सी की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए जो यहां पे लग रहा है, प्लस इस वाटर की हाइट, तो वाटर की हाइट कितनी है 65 प्लस 65, अभी लिख देते हैं, तो प्लस एच डी जी, एच लिखिए, एच वाटर का है, डेंसिटी वाटर की है, और जी हाइट कितनी है वाटर की, यहां एच डब्ल्यू जो लिख रहे हैं वो 65 प्लस 60 इतनी है, 65 प्लस 65, तो ये 65 प्लस 65 यानी 130 मिलीमीटर है। उम्मीद है ये क्लैरिटी आपको मिली होगी, है ना, बढ़िया। अब इसी जगह आप प्रेशर एट बी निकाल लीजिए। प्रेशर एट बी क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां जो लग रहा है, प्लस ऑयल का एच डी जी, तो प्लस एच ऑफ ऑयल, रो ऑफ ऑयल इंटू जी। ऑयल की हाइट क्या है यहां पर, तो वो इतनी हाइट है यहां से लेकर यहां तक, तो इतनी तो हो गई 65 प्लस 65 और 10 एक्स्ट्रा, तो 65 प्लस 65 प्लस 10, यानी इसकी वैल्यू हो गई 140 मिलीमीटर। उम्मीद है क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिल पा रही होगी। अब क्या होगा, पीबी बराबर पीसी होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड में कहीं भी प्रेशर सेम लेवल पर बराबर होता है। तो यहां पर वैल्यू रख दी जाए, तो ऑयल ये वैल्यू रख दीजिए, पूरा ही रख दीजिए, चलिए। तो पीबी की वैल्यू हो गई पीए प्लस एच ऑयल रो ऑयल इंटू जी इज इक्वल टू पीसी पी ए प्लस एच वाटर इंटू रो वाटर इंटू जी। ये देखिए पी ए और पी ए कैंसिल हो गया यहां पर। एच ऑयल की वैल्यू कितनी थी 140 mm, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ mm आएगा, या मैं सीधे वैल्यू ये जी से जी भी काट दो, सीधे वैल्यू निकाल देंगे, जी से जी कट गई। और रो ऑयल कितना आ गया, रो ऑयल यहां से निकालेंगे तो एच डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू अपॉन एच ऑफ ऑयल। एच डब्ल्यू 130 थी, आर रो डब्ल्यू 10 की पावर 3 है एसआई सिस्टम में। एच ऑयल कितना है यहां पर 140 है,
अब ये 0.013/14 ये बहुत सरल सा हो गया, 10⁻³ यानी ये वैल्यू हो गई 928.57 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया और ऑप्शन आपका यहां पर है सी, ये ऑप्शन आ गया। तो यह थोड़ी सी बात ध्यान रख के करना था। कई बार ऐसे जब डायग्राम्स आते हैं तो आधे बच्चे तो डायग्राम देखकर ही उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा सवाल सरल होगा लेकिन जो पढ़ के समझना है वो प्रैक्टिस, यानी रीडिंग हैबिट, किसी चीज को रीड करके समझना, ये यहां पर जरूरी है। प्री ऑक्यूपाइड माइंड से आएंगे तो ऐसे सवाल आपको परेशान कर देंगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016 का सवाल। बोल रहा है 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो, जहां एन की वैल्यू 1 से बड़ी है, आर पुट इन ए कंटेनर। अब देखिए कंटेनर में हम इसको डाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कंटेनर हो गया। अब यहां पर एन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो एन रो वाला डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो लिक्विड नीचे चला जाता है। तो मैं इसको यहां तक बना देता हूं। एक दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी एन रो है, ठीक है। उसके ऊपर दूसरी है लिक्विड, तो वो लिक्विड ऐसे मैं हरे रंग का बना दे रहा हूं जिससे आपको समझने का मौका मिले। उसे पीला और हरा कितना फर्क आपको दिख रहा होगा भगवान ने जाने। कैमरा कितना पकड़ पा रहा होगा हमारा। तो एक्चुअली ठीक है। आर पुट इन ए कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच। दोनों लिक्विड की जो हाइट है ये साहब एच है और इसकी भी एच है, जैसा ये बता रहे हैं एच। A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats, ये मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा था कि L लेंथ है उसकी और डेंसिटी D है, और सिलेंडर फ्लोट करता है विद इट एक्सिस वर्टिकल। लेंथ है PL, P 1 से छोटा है यानी लेंथ से कम है। इन द डेंसर लिक्विड, यानी इस तरह का मामला है। देखिए ये कुछ इस तरह से जो वाइट कलर के चक्कर में है, ये देखिए लिक्विड, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ सिलेंडर है और सिलेंडर का जो निचला वाला डूबा हिस्सा है यहां पर, वो देखिए बता रहा है कि PL अंदर है। ये P लिखा है, रो लिखा है, रो ही मान के चलो क्योंकि बाकी का भी हमने रो ही मान के चले हैं। तो द सिलेंडर फ्लोट्स, P लिखा हुआ, P मान लेते हैं, देखेंगे आंसर में। अच्छा P और रो फर्क दिख रहा है तो दिस इज PL लिख देते हैं, अंदर है। अभी क्योंकि इसकी लेंथ L थी तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, L में से ये घटा दो, बात समझ रहे होंगे। तो L माइनस PL, ये इतना हिस्सा हो गया, ये इतना डूबा, इस तरीके से ये यहां पर डूबा हुआ है। इन द डेंसर लिक्विड द डेंसिटी D इज इक्वल टू, इस समय ये तैर रहा है जैसा ये बता रहे हैं, फ्लोटिंग लिखा होगा कहीं, फ्लोट्स, ठीक है। अगर ये तैर रहे हैं भाई साहब तो इस पे लगने वाला बायोगेंट फोर्स इसके वेट को बराबर कर रहा होगा। अब बायोगेंट फोर्स कितना लगेगा ना, जितना ये वॉल्यूम डूबा है उसके हिसाब से ये पीला वाला लगाएगा और ये रो डेंसिटी है इसकी, और जितना ये हरे वाले में उतना वॉल्यूम उसके हिसाब से वो लगाएगा। बात आप VDG होता है ना फॉर्मूला, और डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है D, इसकी डेंसिटी है, लिख देता हूं चलो, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, उसको लिखा है D, और एरिया भी ले लो सिलेंडर का, उसको हम बोल रहे हैं A, ठीक। लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगा दो, वही जो बायोगेंट फोर्स बराबर वेट रहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो वेट ऑफ द सिलेंडर, वेट ऑफ सिलेंडर जो होगा वो बराबर होगा अपथ्रस्ट बाई 2 लिक्विड्स, या बायोगेंट फोर्स बाई 2 लिक्विड्स, अपथ्रस्ट बाई
बोथ लिक्विड्स या टू लिक्विड्स। ये भी आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं वेट ऑफ सिलेंडर क्या है, L इंटू ए, ये हो गया वॉल्यूम VdG, और डेंसिटी हो गई D और G से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड। अब इतना हिस्सा डूबा है, देखिए इसके अंदर, इसका हिसाब के नाम बनाते हैं, इसकी VdG, तो वॉल्यूम कितना डूबा है इसकी बात करते हैं। हाइट हो गई PL और डेंसिटी थी आपकी PL हाइट और एरिया, तो ये PL इंटू एरिया, दिस इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इमर्स्ड इन दी सेकेंड लिक्विड, पीला लिक्विड, इसमें डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है, PL हाइट है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू PL, ये V, और D किसका लगेगा यहां पर, जो अपथ्रस्ट देने वाला लिक्विड होता है, यानी N इंटू रो, और साथ में G, काम खत्म इसका। अगली बात लेके चलते हैं हम लोग, प्लस इसमें कितना वॉल्यूम बचा है, तो दिस इज द हाइट, तो दिस इज द हाइट L माइनस PL इंटू एरिया, ये वॉल्यूम है, डेंसिटी केवल रो थी और G से और मल्टीप्लाई करती थी, ये बैलेंस हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करके जो जो चीज़ें आ रही हैं वो करते जाइए और सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए G यहाँ पर आ रहा है, तो पहले G काट दो, एरिया आ रहा है तो ये एरिया काट दो, रो अभी कुछ नहीं है तो L इंटू डी करके, L भी कटना चाहिए था, हाँ L कॉमन होके कट जाएगा। खैर मैं अगला स्टेप लिखता हूँ, एल डी इज इक्वल टू रो L N, रो नहीं है ये P है, मैं P लिख रहा हूँ, PL रो, और उसकी बात कर लूँ तो L से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो L इंटू N माइनस के टर्म, L कॉमन ही ले लें क्या, खैर चलिए देखते हैं, L माइनस L के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो, और माइनस PL इंटू रो, उम्मीद है ये दुरुस्त होगा, अभी देख लेंगे कहीं कोई दिक्कत हुई तो। L यहाँ पर हर जगह से कट गया है, P और रो में कहीं गड़बड़ी ना कर दी गई हो, इसी की चिंता है मुझे। नहीं यहाँ तो ठीक है, P तो P ही लिखा हुआ है, तो D की वैल्यू यहाँ से जो अब आती दिख रही है, PN रो प्लस रो माइनस P रो, ये यहां से पकड़ बन रही है। यानी डेंसिटी की बात करें तो रो तो सब में कॉमन है, रो बाहर निकाल लो, तो ये बचा PN माइनस PN प्लस 1 माइनस P। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इसको लिख सकते हो रो कॉमन, और PN और P में से P भी कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस N माइनस 1 इंटू P, ये आपका आंसर आ गया। और ये ऑप्शन देखेंगे आप तो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये सवाल, ऐसे सवाल बेहतर होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह निकला है, इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लें। जिस भी लिक्विड में कोई भी चीज़ डूबी होती है तो जितना डूबा हुआ वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम कंसीडर करते हैं बायगेंट फोर्स के लिए। तो बायगेंट फोर्स में V होता है डूबा हुआ वॉल्यूम, और रो होता है डेंसिटी लिक्विड की, और G साथ मल्टीप्लाई अब तरस। तो इस तरीके से सवाल बनेगा, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करेंगे 2016 का क्वेश्चन बेटा, ये देखिए इसमें बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस, ये एरिया निकल आएगा इससे, इनटू दिस इफ द वर्क डन इज दिस वन, द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। देखिए सरफेस टेंशन अगर T से लिखते हो तो सरफेस एनर्जी बोल देते हो, या सीधे ही फॉर्मूला लगा देते हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा T इंटू डेल्टा A, वर्क डन हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। अब यहां पर चेंज इन एरिया क्या रहा, A1 है यहां पर 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 यहां पर है 5 इंटू 4 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेल्टा A की अगर हम बात करेंगे, जो आप A2 माइनस A1 लिखेंगे तो 20 में से 8 गए, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक, लेकिन यहां पर रेक्टेंगुलर फिल्म में होती हैं डबल, दोहरी शीट। जब आप खींचेंगे तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, आप 2 हो जाएगा। तो यहां पर आप 2 से 2 इंटू A2 माइनस A1 लिखेंगे, यानी 2 इंटू 12, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलर शीट है, तो एक ऊपर वाला एरिया, एक इसके नीचे वाला एरिया, 2 एरिया रहे। तो जो एरिया में 2 इंटू A2 माइनस A1 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा, तो W अपॉन डेल्टा A, तो वर्क डन क्या है 3 इंटू 10 की पावर -4, ये वर्क डन है। और डेल्टा A की वैल्यू आई है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, -4, ये देखिए कट गया, 3 अपॉन 24 यानी 1 अपॉन 8, वैल्यू रही 0.125 न्यूटन पर मीटर। ये आपका यहां पर आंसर रहा, जो कि रहा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से, तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये 2016 का क्वेश्चन है और इसमें देखिए लिखा हुआ है 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1, ρ2, ρ3, और दिया है कि ρ1 बड़ा है ρ2 से और ρ2 बड़ा है ρ3 से। हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सबकी सरफेस टेंशन सेम है, राइज टू द सेम हाइट इन द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज। देखिए कैपिलरीज में और फिर पूछा एंगल कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्या रिलेशनशिप होगी। तो जो हाइट होती है कैपिलरी में, कैपिलरी राइज में, वो होती है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। अब यहां पर आप देखें तो सरफेस टेंशन सेम है, r सेम है, ये 2 वैल्यू तो आपकी सेम है, और डेंसिटी फर्क है। तो यहां पर फॉर सेम t एंड r, h किसके प्रोपोर्शनल हो गया, h प्रपोज, ये 2 भी कांस्टेंट है तो cos थीटा अपॉन रो के। अब ये वैल्यू हो गई। अब यहां पे दे रखा है हाइट तीनों की सेम है, तो h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h3। तो यहां पर वैल्यू क्या लिखेंगे, cos थीटा 1 अपॉन रो 1, cos थीटा 2 अपॉन रो 2, और ये रहा cos थीटा 3 अपॉन रो 3। अब ये रो के बारे में दे रखा है रो 1 सबसे, रो 2 और रो 3। तो इससे क्या बात दिखी भाई, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होना चाहिए। तो cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 2 ग्रेटर देन cos थीटा 3, ये रिलेशन अभी आया, लेकिन हमें थीटा में रिलेशन चाहिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो थीटा है वो थीटा किसके बीच होगा, 0 से π/2 के बीच में, पहली बात। तो 0 से π/2 के बीच में थीटा और cos थीटा में क्या रिलेशन होता है कि थीटा अगर बढ़ता है तो cos थीटा घटता है इस इंटरवल के अंदर। 0 से 90 डिग्री में इफ यू इंक्रीज थीटा cos थीटा विल डिक्रीज। अगर यहीं साइन थीटा होता तो थीटा बढ़ने पे साइन थीटा बढ़ता पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो यहां पर इस सिचुएशन को देखते हुए थीटा में जो रिलेशन होगा उसमें ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। थीटा 1 ये ग्रेटर की जगह लेसर हो जाएगी, थीटा 2 ग्रेटर की जगह लेसर हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना। और जो भी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और जो भी वैल्यू हो π/2 से छोटी होगी। इस रिलेशनशिप को फॉलो किया जाएगा और ये रिलेशनशिप क्या रही यहां पर ध्यान से देखें तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो ये जो मैंने बातें बताई ध्यान रखिएगा कि 0 से 90 के बीच में थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ता है और 0 से 90 के बीच में थीटा बढ़ाने पर cos थीटा घटता है। इस बात के तहत ये इनइक्वालिटी में चेंज किया गया है, ये ग्रेटर है ये लेसर है, तो ये पलट जाती है भाई। cos थीटा अगर बड़ा होगा तो थीटा 1 छोटा होगा, उल्टा चलता है ना, थीटा ज्यादा तो cos थीटा कम 90 डिग्री में। इसको आप नोट कर लीजिए यहां पर। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। 2015 का देखिए, यहां बोला है द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप
हैज रेडियस आर वन एंड, कोई स्प्रे ट्यूब होगी, ये मान लो रेडियस इसकी आर है वन एंड एंड विच हैज एन फाइन होल्स, यहां कहीं आगे चल के ऐसा समझ लेते हैं, इसमें ऐसे मान लो एन छोटे छोटे ऐसे होल्स हैं, स्प्रे करना है ना तो ऐसे निकलेगा, एन होल्स मान लीजिए, एन फाइन होल्स, ईच ऑफ इन सबका जो रेडियस है वो आर है। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, इसमें जो लिक्विड की स्पीड है वो v है। द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स, इससे जो स्पीड निकलेगी वो मान लो स्मॉल v है, ये बताना है। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, a इंटू वी, a1 जो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो यहां पर लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो बताता हमको a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो यहां देखिए क्या स्थिति बनी, a1 का मतलब हो गया एरिया, तो पाई आर स्क्वायर ये रहा एरिया, v1 का मतलब v हो गया। a2 की बात करेंगे तो एक ये n है यहां पर, तो n पाई आर स्क्वायर रहा एरिया, और स्पीड क्या रही हर एक से v। अब यहां से आप v निकाल लें, तो v की वैल्यू कितनी रही, पाई आर स्क्वायर इंटू वी अपॉन एन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया और ये वैल्यू आपके सामने आ गई, विच इज वी आर स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे रही। तो ये आपका वैल्यू रही और इसका आंसर रहा वी आर स्क्वायर और एन आर स्क्वायर। दिस इज डी, आंसर इज डी। तो ये आप यहां पर क्लिक कर दें, मतलब नोट कर लें, ये आंसर यहां पर आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, ये है 2015 का क्वेश्चन, और इसमें देखिए क्या लिखा है, ए विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। एक कोई घर है यहां पर, ऐसे घर बना लेते हैं, ऐसे घर बना लिया, और जो विंड है वो हवा चल रही है, यहां v है 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो 250 मीटर स्क्वायर है। Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, यहां पर जो घर के अंदर प्रेशर है वो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्वेश्चन बता रहा है हमको। The force exerted by the wind on the roof and the direction of the force, कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ये बताना है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है। यहां पर हम लगाएंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, जैसा आप जानते हैं, तो मैंने लिखा बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है याद दिलाएं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कहानी चलती है। यहां पर देखिए, यहां बाहर के लिए एक पॉइंट मान लेता हूं, एक अंदर मान लीजिए A और एक बाहर मान लीजिए B, तो दोनों के लिए कांस्टेंट होता है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लगा मारेंगे यहां पर। और क्योंकि रो जी एच दोनों के लिए सेम है, एक ही लेवल है, तो रो जी एच को आप छोड़ सकते हैं, वरना वो दोनों तरफ आके कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि सेम अगर हॉरिजॉन्टल पाइप होती है तो रो जी एच लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोनों पॉइंट के लिए रो जी एच सेम होता है। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं इसको, तो आप क्या लिख देंगे, केवल P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखता हूं B वाले के लिए PB लिखिए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर रो जी एच नहीं लिखा क्योंकि कटी जाएगा, और इधर आ जाइए PA के लिख लीजिए प्रेशर एट A प्लस हाफ रो, और अंदर तो हवा चल नहीं रही है तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0, अंदर एयर नहीं है बाहर एयर है। अब यहां पर प्रेशर डिफरेंस लेने की बात आएगी, तो प्रेशर डिफरेंस ले लीजिए PA माइनस PB, और ये तो 0 हो गया, बात खत्म। तो हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई PA माइनस PB। प्रेशर एट A कितना था, P नॉट, और ये प्रेशर एट B हो गया। दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर। अब आप जानते हैं जो फोर्स होता है
उसको डेल्टा पी इंटू ए लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर की वैल्यू वहां से निकाल लो हाफ रो वी स्क्वायर से, तो हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एरिया। हाफ लिखिए, रो दे रखा है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, तो 1.2 आ गया। वी था 40 का स्क्वायर जो कि 1600 हो जाएगा, और ये रहा 250। ये देखिए हाफ 1.2 इंटू 1600 इंटू 250। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 2.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, और फोर्स लगेगा अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि प्रेशर आप देख रहे हैं ये P नॉट माइनस P, अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना P नॉट माइनस P। ये देखिए हाफ रो वी स्क्वायर नेगेटिव तो होगी नहीं, तो P नॉट ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ फोर्स आपका लगेगा। ज्यादा प्रेशर अंदर है, कम। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो टीन वीन की शेड लगाई जाती है वो उड़ जाती है आसमान में, आंधी जब आती है। किसी ने ऊपर टीन छत पे डाल रखी है टीन की शेड, और कस के आंधी आई तो उड़ गई, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर ज्यादा था तो उड़ जाती है। या कई लोग जैसे झोपड़ी में रहते हैं तो झोपड़ियों की छत उड़ जाती है इस वजह से, है ना। तो ये अपवर्ड फोर्स है, और इस हिसाब से 2.4 यानी आंसर हो गया ए। ए इज द करेक्ट चॉइस। कैसे निकलेगा? मैंने बर्नौली प्रिंसिपल लगा के आराम से आपको समझा दिया है, तो उसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। लिखा है वाटर राइजेस टू ए हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब। ये किसी कैपिलरी ट्यूब में अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो यहां से h हाइट तक पानी चढ़ जाता है, ठीक है। If the length of the capillary tube above the surface of the water is made less than h, यानी यहां तक चढ़ता है। अब आपने क्या किया कि दूसरा जो ट्यूब डाला है वो h हाइट का है नहीं, h से छोटी हाइट का है। मैं h डैश लिख रहा हूं, h डैश हमारा h से कम है, तो क्या पानी यहां से फ्लो करके निकलने लगेगा कह रहा है। मतलब क्या कहानी होगी, वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, पानी चढ़ेगा ही नहीं। या लिखा है कि वाटर राइजेस अप टू ए पॉइंट ए लिटिल बिलो, पानी चढ़ेगा लेकिन ऊपर से थोड़ा नीचे तक चढ़ेगा। वाटर राइजेस अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, फाउंटेन की तरह निकलने लगेगा। या कह रहा है कि वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्या है, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट की कहानी है। देखिए जब ये पानी h हाइट तक चढ़ता है और मान लीजिए यहां से आप तोड़ दीजिए कैपिलरी, तो बाहर तब भी नहीं निकलेगा पानी। हो क्या जाता है यहां पर कि यहां पर ये जो मेनिस्कस बनता है इसका, मान लीजिए यहां तक चढ़ रहा है पानी, या आप पढ़े हुए होंगे, मैं याद दिला रहा हूं केवल, और नहीं ध्यान है तो सुन लीजिए। ये हाइट है, मान लीजिए यहां से तोड़ दिया आपने, तो ये पानी यहाँ ओवरफ्लो नहीं करेगा। ये जो रेडियस है मेनिस्कस वो और डीप में चली जाती है, अपना शेप चेंज कर लेती है। मेनिस्कस का जो रेडियस है वो बदल जाता है, ये जो थीटा ये चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से चढ़ता टॉप तक है लेकिन ऊपर का मेनिस्कस का शेप बदल जाता है। तो ये आप कह लीजिए ये कांटेक्ट एंगल इस थीटा पे डिपेंड करता है, या आप कहना चाहें तो इस मेनिस्कस के रेडियस पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, वरना ये एक ऑटोमेटेड पंप हो जाएगा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। कि लगा दिए हैं, पानी चढ़ना शुरू कर दिया ऊपर तक, अब अपने आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग पाएगा। भाई कोई चीज़ निकलने लगी तो एनर्जी कंजर्वेशन भी तो हो, कोई लॉजिक। तो आप बात समझ पा रहे हैं ना। तो अगर कोई इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी आप लेते हैं तो पानी फ्लो नहीं करेगा, पानी ऊपर तक चढ़ेगा। इस मेनिस्कस का, इसका जो ऊपर वाला शेप है वो बदल जाएगा, उसकी रेडियस वगैरह चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे ये थीटा जो आपको दिख रहा है उसकी कहानी। क्योंकि हाइट देखिए क्या होती है जो चढ़ने की, 2t cos थीटा अपॉन RG। यहां सब कुछ देखिए कांस्टेंट है, थीटा पे डिपेंड कर जाएगी कहानी। ये ट्रांसवर्स टेंशन है, रेडियस ऑफ कैपिलरी की रेडियस इस समय, और ये G है, तो ये थीटा बदल जाएगा। अगर कैपिलरी की रेडियस में सच में सोचें, कैपिलरी की रेडियस तो फिक्स है, ये होती है कैपिलरी की रेडियस, ऐसे बना दो या इधर बना दो, ये कैपिलरी की रेडियस, ये मेनिस्कस की रेडियस।
तो मेनिस्कस की रेडियस आर चेंज होती है, कैपिटल आर, या आप बोल दीजिए इसके आर के सेंस में ये थीटा विल चेंज। तो आप समझ गए होंगे कहानी क्या होगी, नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन, ये रहा, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा। लिखा है सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोएक्सलेट टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड वॉल्यूम वी इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो कहानी बतानी कि एनर्जी इतनी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी, वगैरह वगैरह। तो जैसा आप जान रहे हैं कि वॉल्यूम जो है दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ, भाई छोटी छोटी बूंदें मिलके एक बड़ी बूंद बन रही है, तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिख देते हैं। तो n की वैल्यू यहां क्या आ गई, कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और बड़े वाले का वॉल्यूम v दे रखा है, तो आप लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ये गिवन है जो कि आपको v के बराबर दे रखा है, ये नंबर 2 सिचुएशन है। अब यहां पर जो सरफेस एरिया में परिवर्तन हुआ है उसका डिफरेंस लगा देंगे और सरफेस टेंशन से हम निकाल लेंगे कितनी एनर्जी कम हुई या ज्यादा हुई। वही फॉर्मूला जो होता है एनर्जी रिलीज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अभी दिखाते हैं। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया, तो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी पहले, यानी ए आई लिख देता हूं, एन ड्रॉप्स थी, तो एंड और एक का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और इस वैल्यू को जो आप देखें तो मैं यहां से n को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और n क्या गिवन है यहां पर, नहीं, तो n को भगाना ही होगा, तो ये आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए इसकी n की जगह हमने वैल्यू रख दी है। अब ये देखिए वैल्यू अब काट पीट के जो आर स्क्वायर से काटोगे तो बचेगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर। क्या क्या दिया है, आर हमको दिया है, स्मॉल आर भी दिया है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया है, ये वैल्यू इसी में रखी जा सकती है। अगर चाहो तो वी के सेंस में इसको चेंज भी कर सकते हो। तो v के सेंस में चेंज करना है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हो वॉल्यूम में 4/3 लेना पड़ेगा। तो अभी हम क्या इसको ऐसे ही छोड़ दें क्या, आंसर, अच्छा आंसर वॉल्यूम में है तो हम वॉल्यूम में कर लेते हैं बेटा, वही अच्छा रहेगा, नहीं मैच कराने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, ये 3 नीचे गया तो 3 यहाँ ऊपर होना चाहिए अपॉन आर, और ये वैल्यू हो गई 3v अपॉन आर। ये मैंने ये जो देखिए ऑप्शन दिए हैं v में दिए हैं, वरना आंसर मैच नहीं करा पाएंगे हम लोग, v को घुसेड़ना पड़ेगा। ये हो गया पहला वाला इक्वेशन, ये 2 बना चुके हैं, तो ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब फाइनल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया, कलर को बदल लेते हैं यहां पर, इसको मैं लिख दे रहा हूं ए फाइनल। तो बड़ी ड्रॉप थी जिसका मतलब था 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम के सेंस में इसको ले आते हैं तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आर नीचे कर दो, ये बैलेंस हो गया, देख पा रहे हैं ना आप, आर से आर कटेगा आर स्क्वायर, 3 इधर, तो 3v अपॉन कैपिटल आर। ये इक्वेशन नंबर 4। अब निकाल लो डिक्रीज इन एरिया। पहले से देखिए यहां से जो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हमको कैसे पता चल रहा है, ऐसे पता चल रहा है कि ये आर देखिए कम है तो ये क्वांटिटी बड़ी है, ये कैपिटल आर बड़ा है तो क्वांटिटी छोटी है, तो बड़े से छोटा हो गया तो डिक्रीज हो गया है। देख पा रहे, उम्मीद है बातों को अच्छे से समझ पा रहे होगे। ए इनिशियल माइनस ए फाइनल, ये डिक्रीज है, तो 3v अपॉन आर माइनस 3v अपॉन कैपिटल आर।
3 भी ले लो कॉमन, 1/r माइनस 1/R। ये कहानी रही। एनर्जी रिलीज कितनी रही? तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एरिया क्योंकि घट रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, या डिक्रीज इन एरिया लिख देते हैं। अब ये सरफेस टेंशन जहां तक यहां दिया था T, और चेंज इन एरिया हो गया दिस वन इंटू डेल्टा ए लिख दो, और ये वैल्यू अब बन गई 3VT 1/r 1 माइनस R। ये आपका आंसर आ गया। और ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, देख पाए। और ये रिलीज्ड कैसे पता चला है? क्योंकि एरिया डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज पैसे पता चला है। ये डिक्रीज आप देख रहे हैं, स्मॉल r छोटा होगा तो क्वांटिटी बड़ी होगी, डिनोमिनेटर में है। कैपिटल R बड़ा है, डिनोमिनेटर में तो क्वांटिटी छोटी होगी। तो ये बड़ी से छोटी हुई है ना? तो इसका मतलब एरिया घट गया है, एनर्जी इस वजह से रिलीज हो गई है। और ये कितनी रिलीज हुई ये निकाल के आपने एकदम करेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप दिमाग लगा के रखिए जिससे काम बनता रहे। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, ये 2013 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। ए फ्लूइड इज इन एक्सट्रीम लाइन फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोई यहां पर हमने एक ट्यूब लिया है जिसका एरिया हम मान लेते हैं वेरिएबल है। इस तरह से मान लो ट्यूब होगा, ऐसे करके कुछ जा रहा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पर कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है। अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदले या ना बदले, हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये वैलिड होता है, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और साथ में बर्नौलीज प्रिंसिपल भी वैलिड रहता है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाइप है इसलिए हम P इज इक्वल टू हाफ ρV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देंगे। ρGH नहीं लिखेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला मामला है, जो भी जहां भी कंपेयर करेंगे ρGH तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पॉइंट, ये सही है। यहां पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी क्योंकि नैरोएस्ट, क्योंकि एरिया यहां पे मिनिमम होगा, ये तो करेक्ट हो गया। ऑफ द पाइप एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट, ये वाइडेस्ट पार्ट पे कह रहा है प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए यहां पर V होगी मिनिमम वाइडेस्ट पार्ट पे, अगर V मिनिमम हो गई, डेंसिटी बदल नहीं रही, तो प्रेशर कम से कम होगा। दिस इज द करेक्ट वन। अगर V मिनिमम हुई तो P मैक्सिमम होना होगा क्योंकि इसका जोड़ सेम आना है। तो समझ में आई बात, यानी ऑप्शन नंबर A ही करेक्ट हो गया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मिनिमम जहां पर नैरोएस्ट पॉइंट है वहां पर AV कांस्टेंट होता है, तो A सबसे छोटा है इसलिए V सबसे ज्यादा है। वाइडेस्ट पार्ट में क्या है, V सबसे कम है क्योंकि A सबसे ज्यादा है। अब V सबसे अगर कम है तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए कि तो P मैक्सिमम होना होगा, P मैक्सिमम हो गया। बात समझ गई। बाकी जो भी लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, उसको मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, आप देखेंगे तो गलती होगा। जैसे वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट दी नैरोएस्ट पॉइंट, गलत हो गया। यहां पे ये मैक्सिमम है जरूर, प्रेशर मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम, तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये गलत, अब इसी तरीके से बाकी भी गलत हो जाएंगे। आप देख लें, मैंने इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है नोट करने से आप। तो बच्चों नोट करते हैं या करते हैं हम लोग 2013 का क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। यहां लिखा दी वेटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय ए लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। वेटेबिलिटी का मतलब है गीला कर देना, जैसे पानी कहीं गिरता है तो उसको वेट कर देता है, गीला कर देता है। लेकिन मरकरी गिरता है, पारा जो पहले वाले थर्मामीटर में आता था, अब तो डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, आते वो भी हैं लेकिन वो लोग नहीं यूज करते हैं अब। तो वो जो थर्मामीटर पहले वाला था इसमें मरकरी भरी होती थी और टेम्परेचर से बढ़ती थी। वो मरकरी मैंने बाहर निकाल के एक बार बचपन में देखा है, मजा आता बहुत उसको खेलने में, रिस्की होता है लेकिन, तो वो मुंह में ना जाए वरना वो बहुत ही
लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। खैर एनीवे, तो मरकरी अगर कहीं गिरेगी तो मरकरी वेट नहीं करती है, गीला नहीं करता। कपड़े पे गिरेगी तो गीला नहीं करेगी, पानी गिरेगा तो कपड़ा गीला हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये कांटेक्ट एंगल के लिए डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगर मैं वाटर ले लूं, एक इसमें तो वाटर नहीं लिखा है, लिक्विड लिखा है, तो वाटर एग्जांपल दे रहा हूं। वाटर में अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी का थीटा आप बोले, अगर वो ऑब्ट्यूज हो जाता है तो ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, गीला नहीं करता है, नो वेट। और अगर थीटा आपका एक्यूट हो जाता है, ये वाटर भी छोड़ दो, थीटा अगर एक्यूट हो जाता है तो वो आपको वेटेबिलिटी या वेट कर देता है चीजों को। इसलिए आपको ध्यान होगा, जो पानी का मेनिस्कस है वो ऐसे जाता है, ये देखिए थीटा यहां पर 90 से कम है, एक्यूट है, 90 से, एक्यूट मतलब जानते हो ना, एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक्यूट 90 से कम, तो ये वेट कर रहा है। मरकरी, ये वाटर की कहानी है। और अगर हम मरकरी आप देखेंगे तो मरकरी ऐसे आता है, उसका आप ये देखिए, ये थीटा यहां से लेते हैं इन द लिक्विड वाला, तो थीटा यहां पर ऑब्ट्यूज होता है, यहां भी थीटा एक्यूट लिख दो, तो वेटिंग हो जाएगी इसमें, मतलब गीला कर देता है। और ये वेटिंग, नो वेटिंग लिख देता हूं। ये एग्जाम्पल किसका है? मरकरी या HG का, जिसे आप HG कहते हैं। इसका मेनिस्कस इस तरीके से होता है, इसका मेनिस्कस इस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, अब तो बना दिया मैंने सब। अच्छा, ये एंगल ना समझ लेना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के अंदर से लेते हैं, है ना। ये नहीं कोई ये सोचे अरे सर याला ले लो, तो अरे ये लेते ही नहीं है, उसका डेफिनेशन ही नहीं है ये, ठीक। तो इसको आप नोट कर लिए, और आंसर नंबर बी हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो उम्मीद है आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपने नोट कर लिया होगा। और लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और टॉप क्वालिटी फिजिक्स, आसान भाषा में फिजिक्स सीखने के लिए, इस इंटरेस्टिंग मैनर में फिजिक्स सीखने के लिए, नीट में 150 प्लस स्कोर करने के लिए अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।